हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करें। तो देखिए, हम सभी जानते हैं गद्यांश और पद्यांश हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें कि गद्यांश 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का पद्यांश, जिसमें कि इन दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि बिना याद किए ट्रिक से हम अपने 20 नंबर कैसे पक्के करें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए, ये आपका मॉडल पेपर है हिंदी का। तो देखिए, हम सभी जानते हैं खंड कै में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। फिर बात आती है प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 में हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो हमारे इसमें भी हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ तक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 की बात आती है, जो कि बात आती है गद्यांश की। तो देखिए, गद्यांश हमें दिया जाता है 10 मार्क्स का। तो देखिए, और देखिए गद्यांश की जो प्रश्न की संख्या आती है वो आती है प्रश्न नंबर 3 में। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ देते हुए उसके नीचे अंकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, गद्यांश कितने मार्क्स का पूछा गया है? 5 × 2 = 10, यानी कि कितना? 10 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर हमें गद्यांश दिया गया है, मैं बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा, कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो गद्यांश पूछा जाता है यहाँ पर देखिए गद्यांश की संख्या 2 आती है, यानी कि यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा जाता है। यानी कि अगर आपको ये वाला गद्यांश आता है तो आप ये वाला गद्यांश हल कर लेंगे, या आपको ये वाला गद्यांश आता है तो आप ये वाला गद्यांश हल कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर है अथवा, और अथवा का मतलब होता है या। तो अगर आपको ये वाला आता है तो तब भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपको ये आता है तब भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको ये वाला हल करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा, और हम सभी जानते हैं संदर्भ में क्या क्या लिखा जाता है। संदर्भ में एक तो पाठ का नाम और एक लेखक का नाम लिखा जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अंश है, यहाँ पर जो लाइन हुई है ना, तो हमें इसकी क्या करनी है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है गद्यांश का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर गद्यांश का निहितार्थ स्पष्ट करना है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा है। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चन के आंसर हमें इस गद्यांश में से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसमें उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है इसको। तो हम इसको सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मैं बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा, कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो देखिए, हम अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, ब्लैक पेन से हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, उसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे संकेत। संकेत क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में हमें 2 गद्यांश दिए होते हैं। अब उन 2 में से हमें एक को करना होता है सॉल्व, तो इसलिए हमें यहाँ पर संकेत लिखना होगा। हम यहाँ पर संकेत लिखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैं बहुतों को डैश डैश सुरक्षित रहे को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए स्टार्टिंग के 2-3 अक्षर लिखने हैं। मैं बहुतों को रूप से, आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, फिर डैश डैश करके लास्ट का सुरक्षित रहे ये लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस इतना काम करना है। उसके बाद आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ में बस हमें लेखक का नाम पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कविता का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम 1 पॉइंट डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ, और ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में
नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने लिखा है ब्लू पेन से, लेकिन ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पर पाठ का नाम लिखा है और यहाँ पर लेखक का नाम लिखा है। तो देखिए, आप अगर ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को अलग से ही दिखेगा, गद्यांश में पाठ का नाम और देखिए और लेखक का नाम आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि देखिए यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम में और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा संदर्भ तो कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है रेखांकित अंश, क्या है यहाँ पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये वाला पाठ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आपको क्या करना है, आपको बस मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपको लिखना है लेखक ये कहते हैं कि मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप क्या करेंगे, इन 3-4 लाइन को आप अपनी ही भाषा में बनाकर लिख देंगे। आपको अगर नहीं आता तो आपको इसको छोड़कर नहीं आना है। अगर आप इसको छोड़कर आए तो आप अपने नंबर गवा दोगे। और देखिए, हिंदी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि हम इससे 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो देखिए, आप चाहे तो इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं कि लेखक ये कहते हैं, लेखक ये कहते हैं, लेखक ये कहते हैं। ठीक है, वरना देखिए आप इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं, अभी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक ने आज पहली बार अपनी आंखों से ये देखा है, अद्भुत नज़ारा देखा है, ये सभी कि अपने आंगन में समर्पण देखा है, प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार देखा है। ये सभी आप बना बनाकर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले हम सेकंड नंबर डाल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेखक ने आज ऐसा मनोहारी दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा था जिसमें इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को अर्पित करके श्रद्धा प्राप्त की जा रही थी। समर्पण व प्राप्ति का यह अद्भुत व कोमल स्वरूप उन्हें आज ही दिखाई दिया। यही एक और दुखी व्यक्ति ने उनकी सद्भावना और प्यार को अपनी पीड़ा का कारण पाया था, तो दूसरी ओर मदर टेरेसा ने अपने प्यार अधिक दुखी व्यक्तियों को ही समर्पित कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पाठ में क्या है, इस पाठ में जो मदर टेरेसा है वो जो दुखी व्यक्ति होते हैं उनको अपना प्यार समर्पित कर देती हैं, यानी कि उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। जो मदर टेरेसा होती हैं वो सदैव व्यक्ति के कष्ट दूर करने के लिए एकदम खड़ी रहती है। तो इसमें लेखक यही कह रहे हैं कि लेखक ने आज पहली बार देखा है अपनी आंखों के सामने कि इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को अर्पित करके, यानी कि अपने आप को अर्पित करके श्रद्धा की जा रही थी, यानी कि बिल्कुल निष्ठा भाव से किसी की श्रद्धा की जा रही थी। समर्पण व प्राप्ति का यह अद्भुत व कोमल स्वरूप उन्होंने आज ही दिखाई दिया। यही एक और दुखी व्यक्ति ने उनकी सद्भावना और प्यार को अपनी पीड़ा का कारण पाया था, और प्यार को तो दूसरी ओर मदर टेरेसा ने अपना प्यार अधिक दुखी व्यक्तियों को ही समर्पित कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपको इस गद्यांश में ही देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस अपने आप से बनाकर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, इसमें बोला गया गद्यांश का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि देखिए, ये गद्यांश जो आपको पढ़ के क्या पता चला, इसमें आपको पढ़कर पता चला है कि लेखक ने पहली बार देखा था किसी को आत्मत्याग करते हुए, समर्पण करते हुए, तो किसको देखा था। तो इसका निहितार्थ यानी कि इसका मेन रीजन क्या है, तो इसमें हम लिखते हैं गद्यांश में मदर टेरेसा के आत्मत्याग व समर्पण की भावना को दर्शाया गया है। वे सदैव दुखी व्यक्ति के कष्ट दूर करने के लिए प्रस्तुत रहती हैं। तो बस इतनी सी बात है, ये सभी हमें इस गद्यांश में मिला है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा। तो देखिए, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा। तो लेखक ने क्या देखा था, लेखक ने यही स्वरूप देखा था कि, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत स्वरूप देखा कि एक और पीड़ित रोगी था जिसने अपनी पीड़ा का कारण मदर टेरेसा की सद्भावना को प्राप्त किया था। तो दूसरी ओर मदर टेरेसा थी,
वे सदैव दुखी व्यक्ति के कष्ट दूर करने के लिए खड़ी रहती थी। तो फ्रेंड्स देखिए इस गद्यांश में ये 2-3 बात ही है कि मदर टेरेसा जो होती है, मदर टेरेसा इतनी अच्छी होती है कि वो दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए एकदम खड़ी रहती है। तो लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत स्वरूप देखा कि एक और वह पीड़ित रोगी था जिसने अपनी पीड़ा का कारण मदर टेरेसा की सद्भावना को प्राप्त किया था, और दूसरी ओर मदर टेरेसा थी, वे सदैव सुखी व्यक्ति के कष्ट दूर करने के लिए खड़ी रहती थी। तो यही लेखक ने देखा था। अब देखिए इसी में पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किसकी झांकी प्रस्तुत की थी। तो हम सभी जानते हैं उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर टेरेसा के त्याग और समर्पण की, क्योंकि देखिए मेन इसमें क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेन दिखाई दे रहा है समर्पण, क्या त्याग, अपना त्याग और समर्पण हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए आंगन में समर्पण और प्राप्ति, मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप आज उन्होंने पहली बार देखा था। तो हम यहाँ पर यह लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर टेरेसा के त्याग व समर्पण के द्वारा मानवता की सेवा करने की झांकी प्रस्तुत की। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 5th पॉइंट डालकर यहाँ पर लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर टेरेसा के त्याग व समर्पण के द्वारा मानवता की सेवा करने की झांकी प्रस्तुत की। तो फ्रेंड्स देखिए जो गद्यांश आता है ना, ये सभी आपको गद्यांश में मिल जाएंगे आंसर, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस गद्यांश से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 10 नंबर के पूछा जाता है गद्यांश और 10 नंबर का ही पूछा जाता है पद्यांश। तो देखिए अब हम सभी जानते हैं पद्यांश जो आता है वो प्रश्नोत्तर संख्या उसकी 4 रहती है, तो हमें इसी प्रकार वहां पर हेडिंग डालनी होगी प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो देखते हैं, तो देखिए प्रश्न 4, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो कि हमसे 10 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा गया है। तो देखिए हमें यहाँ पर भी 2 दिए गए हैं, एक तो ये और एक ये। अब हमारी मर्जी है हमें इसमें से कौन सा आता है, या तो ऊपर वाला आता होगा या नीचे वाला आता होगा, जो भी इसमें से आपको अच्छे से आता हो, यानी कि आपने इसको 1 से 2 बार पढ़ा हुआ हो, आप वही अच्छे से करके आना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम इसमें ये ऊपर वाला लिखेंगे, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो देखिए इसमें हमें अंडरलाइन करके दी गई है, जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। अब इसमें भी हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 2-2 मार्क्स के हैं, यानी कि पद्यांश कुल मिलाकर आता है 10 मार्क्स का। तो देखिए सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ में हमें क्या लिखना होगा, एक तो कवि का नाम और एक कविता का नाम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हमें यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। अब अगला हमसे पूछा गया प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। अगला है हमसे पूछा गया है कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं, और गांधी जी के आदर्श पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि देखिए आपको अगर इस कविता में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ये हमें कहाँ से लिया गया है, ये यानी कि कौन से पार्ट का है, आपने ये जो सारे पार्ट हैं 1 से 2 बार तो पढ़े होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि गांधी जी कौन से पार्ट में, उस पार्ट का क्या नाम है जिसमें गांधी जी आते हैं, और वो जो पार्ट है उसमें उसके लेखक कौन है, यानी कि उसके कवि कौन है। ये बात आपको क्वेश्चन से पता चल गई, क्योंकि क्वेश्चन में नाम आ गया गांधी जी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि अब आपको एकदम याद आ जाएगा कि इस संदर्भ में ये हमें वो संदर्भ लिखना है जिसमें गांधी जी का नाम आए, यानी कि जिसकी कविता में गांधी जी का नाम और जिसके लेखक ने गांधी जी का चैप्टर लिखा हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, अब लिखेंगे संकेत। संकेत क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 दिए गए हैं, तो हमें उसमें से 1 करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर संकेत लिखेंगे। क्योंकि अगर आप इसमें संकेत नहीं लिखोगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा किया हुआ है। तो आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिख कर आना है। तो तुम समासहीन डैश डैश समासीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पे हमें संदर्भ लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश बापू के प्रति नामक कविता से अवतरित है तथा इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी है। क्या है, जो प्रस्तुत पद्यांश है वो बापू के प्रति नामक कविता से अवतरित है तथा इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो पद्यांश है
उसकी कविता का नाम क्या है, बापू के प्रति। और ये किसने लिखा था, ये लिखा था प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने। ठीक है, अब हमारा ये संदर्भ पूरा होता है। अब बात आती है रेखांकित अंश की व्याख्या करने की। तो देखते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें हमें पहले पूरा पढ़ना होगा। तुम मासहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन के जिसमें आसार भाव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। यानी कि यहाँ पर आदर्श की बात करी गई है, संस्कृति की बात की गई है, तो हमें इसके आसपास ही इसमें लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। हम यहाँ पर लिखेंगे, हे आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है जिसमें विश्व की संपूर्ण आसरता को समा लेने की क्षमता है। देखिए, अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा हो कि हम कैसे लिखेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जैसे पद्यांश है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे, कवि कहते हैं आसार भाव शून्य लीन। यानी कि आप चाहे तो अपनी भाषा में ये 2-3 लाइन को बनाकर लिख सकते हैं। तो देखिए, आपको लिखना है, हे आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है जिसमें विश्व की संपूर्ण आसारता को समा लेने की क्षमता है। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन से इसमें पूछा गया, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि कवि कहना चाहता है कि गांधी जी के आदर्शों से ही देश की संस्कृति का आधार क्या होगा, परिलक्षित होगा। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं। और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में गांधी जी के जीवन के आदर्श की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देखिए, हम इसमें क्या लिखेंगे कि कवि कहना चाहता है कि गांधी जी के आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा। क्योंकि देखिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा ना, इसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो इसमें गांधी जी के बारे में बात हो रही है, उनके आदर्श के बारे में बात हो रही है, उनकी संस्कृति के बारे में बात हो रही है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि कवि कहना चाहते हैं कि गांधी जी के आदर्शों से ही देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में गांधी जी के जीवन का आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इसमें हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। तो देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है, कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। तो ये इसका आंसर जो मिलेगा वो हमें पद्यांश में मिलेगा। यानी कि जो आंसर हमें मिलेंगे वो मिलेंगे हमें पद्यांश में। तो देखिए, तुम मासहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन। तो यानी कि यहाँ पर अस्थि शेष, यानी कि जिसमें अस्थि शेष है, तो यानी कि हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होता है। कौन प्रतीत हो रहा है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए बात हो रही है गांधी जी की, यानी कि बापू की। तो हम लिखेंगे गांधी जी हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। अब अगला क्वेश्चन से पूछा गया 5th, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा। तो किसे खड़ा होना पड़ेगा, तो किसे खड़ा होना पड़ेगा, संस्कृति समासीन, यानी कि संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में संस्कृति किसे खड़ा होना पड़ेगा, तो संस्कृति, क्योंकि सम आसीन यानी कि खड़ा होना पड़ेगा। तो गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार लिखें, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में भारतीय संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश को हल करके आना है। और आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि देखिए, अगर आपको एक बार गद्यांश पढ़ के नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना 1 से 2 बार, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से पार्ट से लिया गया है, तो आप उसका संदर्भ भी अच्छे से लिख पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसका संदर्भ अच्छे से लिख पाएँ। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चे को संदर्भ आता है या नहीं। अगर आपने संदर्भ ठीक से कर दिया ना, तो आपके क्वेश्चन ये भी सही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। और अगर आपने ये ट्रिक अपना ली ना, तो आपके 20 में से 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। क्योंकि गद्यांश और पद्यांश हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें गद्यांश 10 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 मार्क्स का ही पद्यांश पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, आप अपना टारगेट इस बार कितना है बोर्ड एग्जाम में लाने का, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से, और इस बार आप कहाँ से हैं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।